नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, जो कि एनोड रे एक्सपेरिमेंट या फिर कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर हुआ था गोल्डस्टीन के द्वारा। और इस बारे में मैं अगर आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं तो ये एक्सपेरिमेंट दरअसल 1886 में ही हो गया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के पहले ही। बावजूद इसके हम लोग मानते हैं कि प्रोटॉन का डिस्कवरी जो है वो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद हुआ। इस बात को समझने के लिए बच्चों आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और इस वीडियो को देखकर जरूर से आप लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हासिल करोगे। बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों को, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा लेक्चर है और अगर आप लोग इसके पिछले दो लेक्चर्स को देखना चाहते हो तो वो दोनों लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, अभी हम लोग शुरू करते हैं एनोड रे या फिर कैनाल रे। बच्चों, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के तरह ही है, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डन करा गया है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में अंतर क्या है तो आप लोगों को स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने कैथोड ले रखा है वो कैथोड परफोरेटेड कैथोड है, यानी कि इस कैथोड के अंदर बहुत सारे छिद्र बने हुए हैं। आप लोग गौर से देखो तो इस डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको कि हम लोग हार्ड ग्लास ट्यूब बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किए हुए हैं, लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास। और यहाँ पर अंदर जो एयर का प्रेशर है वो हम लोग रिड्यूस कर देते हैं बाय यूजिंग द वैक्यूम पंप। और यहाँ से जैसे हम लोग हवा सक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अंदर का प्रेशर घटेगा और हम लोग लगभग 10 टू द पावर -4 एटीएम पर ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि 10 टू द पावर -4 एटीएम प्रेशर और 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जैसे इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हम लोग डेवलप करेंगे, जिनमें से इस वाले इलेक्ट्रोड जो कि निगेटिव प्लेट से अटैच है उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, कैथोड। और इस वाले इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव प्लेट से अटैच है उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, कैथोड। तो हम लोग देखेंगे कि कैथोड से बहुत सारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का रे निकलता है और उन्हीं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के रे को हम लोग बच्चों क्या नाम दे देते हैं, कैथोड रे, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी देख रखा है और ये भी जान लिया है कि ये कैथोड रे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। ओके, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बात पर निर्भर नहीं करता, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टी को कोई भी निर्भरता नहीं है कि ये मटेरियल जो है कैथोड का वो किस चीज से बना हुआ है, अंदर कौन सा गैस है, इन बातों से इस कैथोड रे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सारी बातें तो सामान्य बातें हैं जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था। ओके स्टूडेंट, अंतर क्या होता है? क्योंकि पिछले लेक्चर्स में जो हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल करा था वो डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड जो था वो सॉलिड कैथोड था। ओके, लेकिन जैसे अगर हम लोग यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड लेते हैं तो परफोरेटेड कैथोड लेने से हम लोगों को एक और तरह का रे देखने को मिलता है, बट अनदर साइड ऑफ द कैथोड, और वो जो रे होता है वो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल से मिलकर बना होता है। ओके स्टूडेंट, और साथ ही साथ ये पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल का रे जो है ये कैथोड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि एनोड की तरफ नहीं जाता है बल्कि वो एनोड के विपरीत दिशा में मूव करता है। और इसी रे को हम लोग बोल देते हैं एनोड रे। क्यों बोलते हैं इन सारे रेस को एनोड रे, वही हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये सारा रे जो है पहले हम लोग जान लें कि ये सारा रे जो है इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, एनोड रे। और ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का रे है इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, कैथोड रे। मैं जो यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ कुछ इस आधार पर एनोड रे के बारे में समझा रहा हूँ कि आप लोगों को एनोड रे का ओरिजिन भी क्लियरली समझ में आए। आप लोग ध्यान से सुनना। होता क्या है कि जब हम लोग कैथोड और एनोड के बीच इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं एट वेरी लो प्रेशर,
तो कैथोड रे निकलता है जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो इसमें कुछ नया बात हम लोगों को देखने को नहीं मिला। अब हम लोगों को नई बात क्या देखने को मिली कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का रे जो होता है कैथोड से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ये कैसे? तो जब हम लोगों ने कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैथोड रे कैन आयोनाइज द गैसियस एटम्स या पार्टिकल प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि जब हम लोग वैक्यूम पंप से एयर या जो भी गैस है उसे सक करके बाहर निकालते हैं तो क्या 100% वैक्यूम क्रिएट करा हम लोगों ने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर वैक्यूम तो करा लेकिन 100% वैक्यूम नहीं होने के वजह से यहां पर कुछ ना कुछ गैसियस पार्टिकल है। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर हीलियम गैस के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहां पर बहुत सारा हीलियम का एटम मौजूद होगा इस डिस्चार्ज ट्यूब में। 1 एटीएम के इतना नहीं, लेकिन 10 टू द पावर -4 एटीएम पर भी कुछ ना कुछ हीलियम का एटम मौजूद तो होगा ना। होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस हीलियम के पार्टिकल से टकराएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस हीलियम में से एक आध को इलेक्ट्रॉन और उखाड़ देगा। तो एक आध को इलेक्ट्रॉन जैसे उखाड़ देगा तो अब ये हीलियम से क्या बन जाएगा बच्चों? हीलियम प्लस। यानी कि हीलियम एटम से जो पहले न्यूट्रल था उससे एक आध इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं आयोनाइजेशन। यानी कि ये कैथोड रे जो भी गैसियस एटम या पार्टिकल होगा उसे आयोनाइज कर देता है। तो मान लो यहां पर जैसे कैथोड रे चल रहा है तो ये हीलियम गैस जो था वो हीलियम गैस आयोनाइज होके He+ हो गया। सारे हीलियम गैस नहीं, जिन जिन हीलियम गैस के एटम से या पार्टिकल से ये इलेक्ट्रॉन टकराया होगा। मान लेते हैं कि लगभग 100 हीलियम आयन जो है उस पर्टिकुलर मोमेंट में He+ में कन्वर्ट हो गया होगा 100। अब जो ये He+ यहां बन गया बच्चों, वो He+ इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा या फिर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ? ऑब्वियस सी बात है कि He+ जो है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो ये जो 100 हीलियम प्लस बना था वो 100 का 100 हीलियम प्लस इस एक कैथोड की तरफ मूव करने लगेगा। तो जैसे जैसे मूव करेगा तो हो सकता है कि रास्ते में ही He+ इन सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि इधर मूव कर रहा है उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले और खुद न्यूट्रलाइज हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो मान लो कि 100 में से 90 He+ जो है वो हीलियम एटम में न्यूट्रलाइज हो गया रास्ते में ही। कैसे? तो इस कैथोड रे के किसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके, ऐसा हो सकता है। तो मान लो बाकी का हीलियम प्लस जो बचा कितना, 10, तो वो 10 He+ जो अभी भी जा रहा है तो जाते जाते चूंकि उसका एनर्जी या मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो 10 का 10 हीलियम एटम जो है जाएगा और इस कैथोड पर जाके टकराएगा। तो जो कैथोड के सॉलिड एरिया पर टकराएगा, सॉलिड एरिया पर टकरा के वो वहीं पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये कैथोड भी कैसा चार्ज है बच्चों? निगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम को, हीलियम आयन को वो न्यूट्रलाइज कर देगा अपने सरफेस पर टकराने के बाद। मान लो 10 में से 6 हीलियम प्लस जो वहां टकरा के न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन 4 जो हीलियम प्लस था हो सकता है वो 4 हीलियम प्लस इस छेद के सामने पड़ गया हो, इस होल के सामने पड़ गया हो। तो क्या होगा, वो 4 He+ इस होल के थ्रू पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा था, तो उस बहुत ज्यादा मोमेंटम के वजह से इस होल से पास हो जाता है और वही He+ हम लोगों को इस साइड नजर आता है बच्चों, किस रूप में? पॉजिटिवली चार्ज रेज के रूप में, जिसे हम लोग एनोड रे बोलते हैं। अब क्लियर हो जाएगा कि एनोड रे इसे क्यों बोलते हैं। बिकॉज दीज रेज appears to coming from एनोड। ये कैथोड से आता हुआ प्रतीत नहीं होता है, ये एनोड से आता हुआ प्रतीत होता है। तो आप गौर करना इन दो स्टेटमेंट में क्या अंतर है। कैथोड रे एक्चुअली इमर्जेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैथोड रे सचमुच कैथोड के सरफेस से ही निकलता है। बट एनोड रेज not actually emerges from the surface of anode but they appears to coming from the surface of anode। यानी कि एनोड रे रियली एनोड के सरफेस से निकलता नहीं। आप लोगों ने गौर किया ये क्या He+ यहाँ सरफेस से निकला था? नहीं, रास्ते में ही इस रीजन में जो बहुत सारा हीलियम एटम था वही आयनाइज होकर इधर आ रहा है। यानी कि ये सारा रे रियली एनोड से निकलता नहीं है, because they coming after ionization of gaseous atom present in the discharge tube, but they
appears to coming from the surface of एनोड। तो ये अंतर है कैथोड और एनोड में। दूसरा क्वेश्चन कि इन सारे रेस को हम लोग कैनाल रेस क्यों बोलते हैं? तो कैनाल मतलब सुरंग होता है बच्चों, आप लोग देखे ही होंगे शोले मूवी में, आधे उधर जाओ आधे इधर आओ, मेरे पीछे आओ, वगैरह वगैरह वगैरह, मेरी जेल में सुरंग। तो वही सुरंग वाली बात है यहाँ पर। तो ये जो एनोड रे होता है एक्चुअली इस होल यानी कि सुरंग से पास होते हुए पास होता है या बनता है, जिस वजह से इन सारे रेस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? कैनाल रेस। ओके, कैथोड रे और एनोड रे में एक बड़ा सा अंतर ये भी है कि एक कैथोड रे का प्रॉपर्टी किसी भी बात पर निर्भर नहीं करता है कि इसके अंदर कौन सा गैस लें, कि ये जो कैथोड का मटेरियल कुछ हो, यानी कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इस वजह से इसके प्रॉपर्टी पर बाकी किन्हीं फैक्टर्स का रोल नहीं होता है, इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एनोड रे डिपेंड करेगा कि कैथोड रे इस डिस्चार्ज ट्यूब में, इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा गैस हम लोग इस्तेमाल किए हुए हैं। अगर यहां पर आप लोग सोचो कि हीलियम गैस लिए थे, तो ये जो एनोड रे था वो क्या चीज से मिलकर बना था? हीलियम प्लस से। यहां सोडियम वेपर लेते तो ये Na+ से मिलकर बना होता। यहां पर हाइड्रोजन गैस लेते तो ये H+ रहता, होता कि नहीं? यानी कि अलग अलग गैस लोगे आप लोग डिस्चार्ज ट्यूब में, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनोड रे अलग अलग प्रॉपर्टी यानी कि अलग अलग मास शो करेगा, अलग अलग चार्ज शो करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या एनोड रे का चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब पर? बिल्कुल, तो आप लोग बोलोगे हाँ। लेकिन कैथोड रे का चार्ज टू मास रेशियो पूछा जाए कि क्या डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो आप लोग बोलोगे ना। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन की, कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। आप लोग जानो कि ये जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट था ये 1886 में ही करा गया था, लेकिन वहां पर प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, वहां पर एनोड रे का डिस्कवरी हुआ था, जो कि अलग अलग गैस लेने पर अलग अलग नेचर का होता था। लेकिन अगर यहां पर गोल्डस्टीन हाइड्रोजन गैस लिया, यहां पर हीलियम के बजाय कौन सा गैस ले लिया बच्चों? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में आप लोग जानो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है, मास नंबर भी कितना होता है? 1। इस वजह से हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन? तो हाइड्रोजन गैस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन में होता ही नहीं है। यानी कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो होता है वहां पर सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है, जिसके चारों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है। तो अगर हम लोग H+ की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 प्रोटॉन था, तो H+ में 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहां पर बताओ क्या रहा होगा? सिर्फ 1 प्रोटॉन रहा होगा या नहीं रहा होगा? सिर्फ 1 प्रोटॉन। यानी कि सिंपली H+ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन। आप लोग इस बात को दिमाग में फिक्स कर लेना कि H+ बोलो या फिर प्रोटॉन बोलो, बात बराबर होता है। तो करे क्या, इस एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस ले लिए। तो जैसे हाइड्रोजन गैस लेंगे तो ये कैथोड रे जो है हाइड्रोजन एटम को जैसे आयनाइज करेगा, तो आयनाइजेशन के बाद हाइड्रोजन क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? H+ में। और वही बहुत सारा H+ इस तरफ मूव करेगा, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द H+ आयन गेट न्यूट्रलाइज्ड in the way between एनोड एंड कैथोड। लेकिन उनमें से बहुत सारा H+ आयन जो कि न्यूट्रलाइज नहीं होगा, वो H+ आयन इस होल के थ्रू पास होके इस साइड आ जाएगा, और उस समय जो एनोड रे होगा वो क्या चीज से मिलकर बना होगा बच्चों? H+ से, यानी कि प्रोटॉन से। और इस तरह से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करा और उन सारे ऑब्जर्वेशंस को देखा, तो हम लोगों ने एक कॉमन सा कंक्लूजन दिया कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन हर एक मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, हर एक एटम का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, उसी तरह प्रोटॉन भी हर एक एटम का फंडामेंटल पार्टिकल होता है। और भविष्य में चलकर हम लोगों ने ये भी जाना कि किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स भी उतने ही होते हैं। बच्चों ये तो बातें हुई कि एनोड रे होता क्या है, कैनाल रे होता क्या है, इसका ओरिजिन कैसे होता है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां, और कैसे एनोड रे और कैनाल रे से सक्सेसिवली हम लोगों ने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया। लेकिन अब बात होता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रे यानी कि कैनाल रे। ओके, तो इसके बारे में सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जिस तरह से
लाइट या फिर जिस तरह से कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसी तरह एनोड रे भी किस तरह से मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में। इस बात को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एनोड रे के रास्ते में अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट डाल दें तो उस ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज बनेगा जस्ट बिहाइंड इट। और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि उस इमेज को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो उस इमेज को तो हम लोग, क्योंकि ये एनोड रे या कैथोड रे न्यूड आइज से तो दिखने को मिलता नहीं है, तो हम लोग करते क्या है कि ये एनोड रे और कैथोड रे जो होता है इमेज बनाता है कहां पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो हम लोग वहां पर फोटोग्राफिक प्लेट डाल देते हैं जहां पर कि हम लोग को बीच में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज देखने को मिलता है, और वही सब्सटेंस या वही रे शार्प इमेज बनाएगा जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ओके स्टूडेंट, इसको लेकर दूसरी बात ये होती है कि एनोड रे जो होता है वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इस बात को बच्चों हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एनोड रे के रास्ते में अगर हम लोग कोई पैडल पेपर वगैरह डाल दें तो एनोड रे करता क्या है, उस पैडल को सामने की तरफ मोड़ देगा। क्यों? क्योंकि एनोड रे चूंकि मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना है तो इन सारे एनोड रे के पार्टिकल में कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, अच्छा खासा मोमेंटम होगा, और उसी मोमेंटम से जब ये पार्टिकल इस पेपर पर या पैडल पर टकराएगा तो इसे घुमा देगा या मोड़ देगा। ओके स्टूडेंट, एनोड रे को लेकर नेक्स्ट बात ये होता है कि एनोड रे डिफ्लेक्ट होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इसका क्या मतलब हुआ कि चूंकि एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो ये मुड़ेगा, किस तरफ मुड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव प्लेट की तरफ। ओके, और अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग डाल दें, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में भी एनोड रे मूव करेगा कुछ इस तरह से, जो कि प्रूव करे कि एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। बच्चों, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का ना तो पहले चार्ज का डिस्कवरी हुआ था ना तो मास का डिस्कवरी हुआ था, हुआ क्या था, तो सबसे पहले हम लोगों ने चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर करा था। उसी तरह से यहां पर भी लगभग उसी तरह के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम लोग प्रोटॉन का भी चार्ज टू मास रेशियो डिस्कवर किए, और वो दरअसल प्रोटॉन के लिए नहीं किए, क्योंकि प्रोटॉन तब ना जब डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग हाइड्रोजन गैस लेंगे। हम लोगों ने अलग अलग गैस लेकर अलग अलग एनोड रे बनाया और अलग अलग एनोड रे का चार्ज टू मास रेशियो निकाला। तो वाजिब है कि एनोड रे अलग अलग गैस के मौजूदगी में अलग अलग तरह के मटेरियल या आयन से मिलकर बना होता था, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में चार्ज टू मास रेशियो भी अलग अलग आया। लेकिन चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम कब आया? चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम आया हाइड्रोजन गैस जब हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में लिए। क्यों हाइड्रोजन गैस लेने पर चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम आया? आप लोग सोचो कि चार्ज तो हर एक गैस के केस में लगभग सेम होगा, यदि वो सिंगली आयनाइज्ड होगा तो एक ही चार्ज होगा, लेकिन मास जो होगा अलग अलग गैस का अलग अलग होने के वजह से चार्ज टू मास रेशियो अलग अलग आता था एनोड रे का अलग अलग गैस लेने के वजह से। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन लें तो आप लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल में सबसे कम मास जो होता है किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मास चूंकि सबसे कम रहेगा तो चार्ज टू मास रेशियो किसका सबसे ज्यादा आएगा बच्चों? आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन गैस अगर डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे तो उस परिस्थिति में ये जो एनोड रे है वो डेफिनेटली किस चीज से मिलकर बना होगा? वो प्रोटॉन से मिलकर बना होगा। यानी कि प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो जो हम लोगों ने पहले निकाला था दैट इज अबाउट 9.58 into 10 to the power 4 कूलम पर ग्राम, और इसी किलोग्राम में अगर आप लोग देखो तो 9.58 into 10 to the power 7 कूलम पर किलोग्राम। ओके, इन चीजों को तो याद कर ही लेना चाहिए अभी के अभी, और याद कर भी लो आप लोग वीडियो को पॉज करके। अब आप लोग देखो कि इसके बाद हम लोगों ने प्रोटॉन का चार्ज डिस्कवर किया। जैसे कि मिलिकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कवर करा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कुछ उसी तरह के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने प्रोटॉन का भी चार्ज डिस्कवर किया और पाया कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, दैट इज अबाउट 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम, और साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। हम लोगों ने वहां भी देखा था कि ये स्मॉल ई सिंबल जो होता है दरअसल इस पर्टिकुलर चार्ज के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये प्रोटॉन का चार्ज है या
इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इस वजह से चाहे इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो, उसको सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, है कि नहीं। अब बच्चों आप लोग जान रहे हो कि प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो अपने को पता है, प्रोटॉन का चार्ज भी अपने को पता है, तो हम लोग प्रोटॉन का मास भी निकाल सकते हैं। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बच्चों, चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास रेशियो। और इस वैल्यू से डिवाइड करो आप लोग 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 9.58 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम पर ग्राम। और यहाँ कितना है बच्चों, ये कूलम में है। जब इसे आप लोग डिवाइड करोगे तो आप लोगों को वैल्यू मिलेगा 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, या फिर इसे आप लोग लिख सकते हो 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोटॉन का मास भी पता चल गया, प्रोटॉन का चार्ज भी पता चल गया, और प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो भी पता चल गया। तो ये तीन न्यूमेरिकल वैल्यूज की जरूरत कई जगह आगे चैप्टर में होगी, इस वजह से इन तीनों वैल्यूज को आप लोग अभी के अभी याद कर लो। बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे के बारे में। तो प्लीज उस वीडियो को भी आप लोग मिस नहीं करना, और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हो। अब बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच इसे जरूर से जरूर शेयर करो, और उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दो कि भविष्य में उन लोग भी ऐसे कई सारे वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।